नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्वास्थ्य कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, शाम के 4 बज चुके हैं और शाम के 4 बजते ही हमारी क्लासेस शुरू हो जाती है रिगार्डिंग द अपकमिंग कंपटीशन एग्जाम ऑफ यूपी बीएड एमकॉम या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो बच्चे अपीयर होंगे, लाइक लखनऊ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी, समझ रहे हैं ना आप लोग, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की होंगी। और CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में जो बच्चे एमकॉम के लिए अपीयर होंगे उनके लिए क्लासेस चल रही है। ठीक, ये स्पेशली फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए है और डेली की डेली हमारी क्लासेस शाम के 4 बजे चलती है। क्लियर? और अगर अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि डेली 4 बजे जैसे ही हमारी क्लास शुरू हो जाए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो आज देखिए हमारी ऑडिटिंग की लास्ट क्लास है। ऑडिटिंग की आज हमारी लास्ट क्लास है। वेट अ सेकेंड। ऑडिटिंग की आज हमारी लास्ट क्लास है। 2 क्लास में ऑलरेडी ले चुका हूँ और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग पूरा का पूरा वॉच कर सकते हैं। ओके, और इसकी MCQ की PDF देखिए, मैं आप लोगों को MCQ की PDF स्वास्तिक 0421 हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से आप लोग जाकर पूरा का पूरा MCQ ऑडिटिंग का डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और देखिए अगर किसी भी बच्चे को कोई भी मेरे से पर्सनल क्वेरी करनी है, कुछ भी जानना है, कुछ भी पूछना है, तो मेरे से देखिए टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकता है। मेरा देखिए टेलीग्राम का यूज़र ID है vikas_3। ओके, और अगर अभी आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर हम लोगों को फॉलो नहीं किया, सो गो एंड फॉलो ऑल्सो देयर। हमारी यूज़र ID देखिए स्वास्थ्य कॉमर्स क्लास। ओके, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लासेस को अब प्रारंभ करते हैं, जो ऑडिटिंग की आज लास्ट क्लास है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो देखिए ऑडिटिंग की आज हम लोग तीसरी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ आप लोग से बोल दूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकें। ओके, और आंसर आप लोग देखिए जो लाइव चैट चलता रहता है उसमें भी किया करिए और लास्ट में कमेंट करके आप लोग बताया करिए। ठीक, कमेंट करके बताया करिए कि 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट होते हैं। ओके, तो बताया ज़रूर करिए। चलिए तो हम लोग आज अपना क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। सो वेट अ सेकेंड। कल देखिए क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। इसकी MCQ देखिए आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, व्हेन द वर्क ऑफ अकाउंटिंग डन बाय वन पर्सन, यानी कि एक व्यक्ति द्वारा जब लेखांकन का कार्य पूर्ण कर लिया जाता है, इज चेक्ड बाय अनदर पर्सन, और फिर उस अकाउंटिंग के कार्य को दूसरे पर्सन द्वारा, दूसरे व्यक्ति द्वारा चेक किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही, तो उसको क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, वाउचिंग या रूटीन चेकिंग। ओके, जल्दी जल्दी आंसर करिए आप लोग। देखिए देखता हूँ कितने बच्चे करेक्ट कर रहे हैं इसका आंसर। जल्दी आंसर करिए, बताइए कि जब लेखांकन का कार्य एक व्यक्ति द्वारा कर लिया जाता है और उसके कार्य को दूसरे व्यक्ति द्वारा चेक किया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही, तो उसको क्या कहा जाता है। इंटरनल ऑडिट, आंतरिक अंकेक्षण, इंटरनल चेक, वाउचिंग या रूटीन चेकिंग। तो याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को दूसरे व्यक्ति द्वारा चेक किया जाता है तो उसको हम लोग इंटरनल चेकिंग कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट वेल डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग, यानी कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो आपके आंतरिक अंकेक्षण को अच्छे से डिस्क्राइब करता है। ठीक, तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले, टू असिस्ट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस इन द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट देखिए, टू असिस्ट मैनेजमेंट विद द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम। नेक्स्ट देखिए, टू एग्जामिन एंड इवैल्यूएट एन ऑर्गेनाइजेशंस अकाउंटिंग सिस्टम एज अ सर्विस टू मैनेजमेंट। और नेक्स्ट देखिए डी वाला, टू मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फॉर द एक्सटर्नल ऑडिटर। ठीक, तो इसमें से अब आप लोगों को बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो जल्दी कर सोच के बताइए कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर बनेगा। नहीं पता, कोई बात नहीं। तो देखिए
इसका जो आंसर बनेगा ना कि जो इंटरनल ऑडिट आंतरिक अंकेक्षण के जो मुख्य उद्देश्य को बताता है वो देखिए पहला बनेगा। कैसे बनेगा तो देखिए टू असिस्ट, ये देखिए जो मेंबर्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको असिस्ट करता है ये, ठीक, इन द इफेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ताकि वह अपने कार्य को अच्छे से निभा सके, इसीलिए इंटरनल ऑडिटिंग का कार्य करा जाता है। तो इससे देखिए क्या होगा, जब फर्म में, कंपनी में एक इंटरनल ऑडिटर होगा तो उसकी मॉनिटरिंग जो होगी वो सब व्यक्तियों पर बराबर होगी। तो जब बराबर होगी तो ऑब्वियसली जितने भी संस्था के कर्मचारी होंगे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से डिस्चार्ज करेंगे। तो उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इफ़ेक्टिवली डिस्चार्ज करने के लिए हम लोग इंटरनल ऑडिटिंग का सहारा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 देखिए आपसे क्या कह रहा है, Which of the following best describes an internal auditor's purpose in reviewing the adequacy of the system of internal control? यानी कि क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता, एडुकेसी पर्याप्तता की समीक्षा करने के लिए, याद रखिएगा समीक्षा करने के लिए आंतरिक लेखा परीक्षण के उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक, क्वेश्चन आप लोग समझ गए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। बोला है, एक सेकेंड, सबसे पहला टू हेल्प डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट नेसेसरी टू अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट मटेरियल वीकनेस इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आर करेक्टेड, टू डिटरमाइन वेदर द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रोवाइड्स रीजनेबल एश्योरेंस। ये देखिए आंसर करेक्ट लग रहा है, ये आपको देखिए डिटरमाइन करता है, हाँ यही आंसर करेक्ट है कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डिटरमाइन करता है, जिसमें देखिए प्रोवाइड्स करता है रीजनेबल एश्योरेंस दैट द ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर मेट इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली एंड इकोनॉमिकली। यानी कि देखिए जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो इंटरनल ऑडिटर द्वारा चेक किया जाता है, इसमें देखिए इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि यह चेक करे कि जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स और कंपनी के गोल्स है वो इफिशिएंटली और इकोनॉमिकली अचीव किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर सी बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आपसे क्या कह रहा है, ऑडिटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर GASB रिपोर्टिंग मॉडल रिक्वायर्ड सेपरेट मटेरियलिटी डिटर्मिनेशंस फॉर ईच। ओके, यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो ऑडिटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है, ठीक, प्रिपेयर्ड अंडर GASB का फुल फॉर्म देखिए आपका होता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक, GASB का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इसकी स्थापना देखिए हुई थी 1948 में। क्लियर। तो देखिए आपसे सवाल क्या कह रहा है कि ऑडिटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो ऑडिटिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो GASB यानी कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड द्वारा जो बोर्ड रिपोर्टिंग मॉडल रिक्वायर्ड, तो GASB की जो रिपोर्टिंग मॉडल में देखिए जो रिक्वायरमेंट होती है वो सेपरेट मटेरियलिटी की डिटर्मिनेशंस के लिए होती है। तो वो किसके लिए ये ऐसा होता है, ओपिनियन यूनिट के लिए, एक्टिविटी यूनिट के लिए, कंपोनेंट यूनिट के लिए, या नन ऑफ दीज। सो देखिए GASB के लिए देखिए जो रिपोर्टिंग की देखिए जो मॉडल रिक्वायरमेंट होती है ना फिनेंशियल स्टेटमेंट की, वो हर एक्टिविटी के लिए होती है। जिस टाइप की एक्टिविटी उस टाइप का आपका रिपोर्ट बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 45 देखिए आपसे क्या कह रहा है, आउट ऑफ बिलो मेंशन्ड एसेट विच डज नॉट नीड फिजिकल वेरिफिकेशंस, यानी कि इसमें से कौन सा एसेट्स है जिसको फिजिकल वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जल्दी से आंसर करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। इसमें से इन चारों में से कौन सा एसेट्स है जिसको फिजिकली, दैट मीन्स जाकर, देखकर, छूकर, परख कर वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टॉक, प्लांट मशीनरी,
कंप्यूटर या गुडविल। तो देखिए गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट्स है और गुडविल को आपको पता होगा छुआ देखा नहीं जा सकता है, इट कैन ओनली बी फील। तो इसीलिए इसकी देखिए फिजिकल वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। 46 देखिए आपसे क्या कह रहा है, वॉट इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है। बीकॉम में तो बहुत अच्छे से जो बच्चे पढ़े होंगे ऑडिटिंग उन सबको ये पता होगा कि बैकबोन किसको कहा जाता है ऑडिटिंग का। ऑडिटिंग की रीढ़ की हड्डी किसको कहा जाता है, वाउचिंग, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट या नन ऑफ दीज। तो आप सबको पता होगा वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ द ऑडिटिंग। क्लियर। वाउचिंग क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था, जो भी आपके रिसिप्ट होती है उस रिसिप्ट को एविडेंस से वेरीफाई करना ही वाउचिंग कहलाता है। ठीक। 47 देखिए, एंगेजमेंट इन विच ऑडिटर्स प्रोवाइड एन एग्जामिनेशंस, अ रिव्यू और एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट ऑन अ सब्जेक्ट मैटर और ऑन एर्सन्स अबाउट अ सब्जेक्ट मैटर आर कॉल्ड। ओके। यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि इंगेजमेंट्स इन विच ऑडिटर्स प्रोवाइड एन एग्जामिनेशंस, यानी कि ऑडिटर आपको एग्जामिनेशन परीक्षण करने प्रोवाइड कराता है, रिव्यू यानी कि रिव्यू जो होता है उसका जो डेटा आता है आपके पास उसको रिव्यू करने का, और एन अग्रीड अपॉन प्रोसीजर रिपोर्ट, और यह अग्री होता है कि हाँ प्रोसीजर रिपोर्ट क्या किस हिसाब से बनेगी, प्रक्रिया जो होगी ऑडिटिंग की उसके बारे में बात कर रहा है, ऑन अ सब्जेक्ट मैटर जिस सब्जेक्ट्स का भी आपको ऑडिटिंग करनी है, और ऑन असर्शंस अबाउट। ठीक। और किस क्षेत्र में किस एरिया में आपको अपना ऑडिटिंग पे बल देना है उसके बारे में बात करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल रिलेटेड ऑडिट, अटेंशंस ऑडिट, एंगेजमेंट्स या परफॉर्मेंस ऑडिट। ओके। तो इसका आंसर देखिए बनेगा आपका अटेस्टेशंस और एंगेजमेंट। अब ये क्या होता है इसके बारे में आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ओके। सो वेट अ सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए एन attestations engagements is an arrangement with a client। देखिए ये जो engagement होता है एक client के साथ आपका होता है। ठीक। where an independent third party investigates। अब देखिए जो भी engagement होगा जो भी subjects होगा आपका जिसकी भी आपको auditing करनी होगी। ठीक। तो उसमें देखिए एक थर्ड पार्टी होती है जो इन्वेस्टिगेट करने का काम करती है, एंड रिपोर्ट ऑन सब्जेक्ट मैटर क्रिएटेड बाय क्लाइंट। ठीक। और ये देखिए इन्वेस्टिगेट करके जो भी डेटा मिलेगा वो डेटा क्या होता है क्लाइंट को प्रोवाइड करा देती है। और इसमें देखिए जो रिपोर्ट होता है ना वो रिपोर्ट आपको ऑडिटर द्वारा न तैयार कर ऑडिटर इसमें रिपोर्ट तैयार नहीं करता है, ऑडिटर द्वारा तैयार न कर क्लाइंट द्वारा तैयार किया जाता है। ओके। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यानी कि अटेस्टेशंस एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि इसमें देखिए एक अरेंजमेंट होती है जिसमें क्लाइंट एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी को चुनता है जिससे वो इन्वेस्टिगेशन कराता है, और फिर जो रिपोर्ट होती है उस इन्वेस्टिगेशंस के आधार पर वो क्लाइंट द्वारा ही क्रिएट यानी कि प्रिपेयर किया जाता है। ओके। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। नहीं समझ में आता तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ओके। और देखिए एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर अभी तक चैनल पे नए हैं, एक सेकेंड, देखिए अगर अभी तक चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली शाम के 4 बजे इसी तरह हमारी क्लासेस चलती रहती है रेगुलरली। और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और फीडबैक में कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हम लोगों के साथ जुड़ सकें और कंपटीशन का माहौल उतना ही ज़्यादा हो सके। ओके। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्टी 47 हो गया। 48 देखते हैं हम लोग। 48 देखिए आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉल वेट अ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिंगल ऑडिट, यानी कि सिंगल ऑडिट के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके। ऑप्शन अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। इट डज नॉट अप्लाई टू नॉन गवर्नमेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, कि यह आपका
नॉन गवर्नमेंट या मतलब एनजीओ या एनपीओ के लिए अप्लाई नहीं होता है, तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया जी, ये बिल्कुल होता है। याद रखिएगा सिंगल ऑडिट सिस्टम हमेशा एनपीओ के लिए अप्लाई होता है। क्लियर। दूसरा देखिए होता है, पूछ रहा है, कह रहा है आपसे, इट पर्पज इज टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू फेडरल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स। ओके, और बोथ ट्रू, तो ये तो गलत है भैया, पहला गलत है तो बोथ ट्रू तो हो ही नहीं सकता है। अब बी वाला ऑप्शन देखिए तो ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, ध्यान दीजिए। इट्स पर्पज, इसका जो उद्देश्य होता है, इसका कारण जो होता है वो इम्प्रूव करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट को, यानी कि जो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट होती है उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने के पर्पज से ये सिंगल ऑडिट कराया जाता है। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू द फेडरल फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ते हैं। 49 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि बिफोर स्टार्टिंग द ऑडिट वर्क, यानी कि ऑडिट का कार्य करने से पूर्व, पहले, व्हाट एन ऑडिटर कंसिडरेड फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू इट्स इंटरनल वर्किंग। ठीक, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस, प्रोस्पेक्टस या एनी ऑफ द अबव। यानी कि देखिए सवाल आपसे क्या कह रहा था कि जब ऑडिट का कार्य करने के पूर्व ऑडिटर को किस मतलब कौन सी इंफॉर्मेशंस कंसीडर कर लेनी चाहिए रिगार्डिंग द इंटरनल वर्किंग के। तो जो कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना, उसमें देखिए सारे के सारे वर्क्स दिए हुए होते हैं, तो उसका पहले एक बार कंसीडर कर लेना चाहिए, उस हिसाब से ही ऑडिटिंग के कार्य को संचालित करना चाहिए। तो इसीलिए इसका आंसर बनेगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अ प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टिगेशन। क्लियर, अ प्रोस्पेक्टस जिसको हम लोग प्रविवरण भी बोलते हैं, इन्वेस्टिगेशंस यूजुअली कवर्स द प्रीवियस। ठीक, तो जो प्रोस्पेक्टस मतलब जो प्रविवरण होता है आपका, वो आपका प्रीवियसली कितने टाइम के लिए कवर किया जा सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल। तो ये याद रखिएगा 5 साल तक के लिए आपका प्रीवियसली कवर किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 51, इन जनरल हाउ मैनी पर्सन्स गेट इन्वॉल्व इन द वर्क ऑफ वाउचिंग, यानी कि सामान्यतः तौर पर कितने लोग वाउचिंग के काम में इन्वॉल्व होते हैं। तो मुख्यतः 2 लोग क्या बोलते हैं वाउचिंग के काम में इन्वॉल्वमेंट होती है उनकी। क्लियर। 52 देखते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी 5 सब्जेक्ट्स की बच्चों को एमसीक्यू करा चुका हूं, तो अगर वो भी सब वीडियो सारी नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे उस एमसीक्यू का पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग वॉच कर लीजिएगा। ठीक, इससे आपका पुराना भी अच्छे से जो छूटा है वो प्रिपेयर हो जाएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी अच्छे से चेक कर लिया करिए। ठीक, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी डिटेल्स दे रहती है, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी डेली का डेली जब भी वीडियो अपलोड होती है तो उसको चेक कर लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। फाइंडिंग आउट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, यानी कि अंक गणितीय शुद्धता को फाइंड करने ऑफ अकाउंटिंग एंट्री एंड चेकिंग द अकाउंट्स आर प्रॉपरली मेंटेन्ड इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, यानी कि जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अंक गणितीय शुद्धता होती है लेखांकन की एंट्री रोजनामचा करते समय और उसको चेक करने के लिए। ठीक, यह किसका उद्देश्य होता है, टेस्ट चेकिंग का, रूटीन चेकिंग का, इंटरनल चेकिंग का या ऑल ऑफ दीज। ओके, तो जी देखिए अंक गणितीय शुद्धता की जो जांच करने का जो उद्देश्य होता है वो रूटीन चेकिंग का होता है। ठीक, रूटीन चेकिंग के माध्यम से ही जो गलतियां होती हैं उसको हम लोग ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं 53 देखिए आपसे क्या कह रहे हैं। इन्वेंट्री ऑफ फैक्ट्री इंक्लूड्स, जो आपका फैक्ट्री का रहतिया होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये आपसे पूछा है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, ऑल ऑफ दीज। ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन दे दिया, बस परोस दिया, आप खा लीजिए। तो देखते हैं कितने बच्चे खा पाते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तो इसका आंसर देखिए 54 का डी होगा। हमेशा याद रखिएगा इन्वेंट्री में आपके कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस वाले माल और फिनिश गुड्स तीनों के तीनों शामिल होते हैं। इसका एमसीक्यू देखिए आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा आज। ओके, तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे चैनल स्वास्तिक 0421 को फॉलो कर लीजिए। ओके, लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, द ऑडिटर शुड कमेंट ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ CARO इन रिपोर्ट्स ऑफ द, ओके। यानी कि देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ऑडिटर होता है उसको कमेंट करना चाहिए किस पे भैया, शुड कमेंट ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ CARO। CARO का फुल फॉर्म देखिए क्या होता है, सबसे पहली बात कंपनीज ऑडिटर्स, कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, ये आपका होता है CARO का फुल फॉर्म, ओके। तो जो ऑडिटर होता है उसको जो रिक्वायरमेंट होती है कमेंट करने की इस पे कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट पर, ठीक। तो किसके रिस्पेक्ट में होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो उसकी क्या बोलते हैं वो कमेंट करेगा ना ऑडिटर, वो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन पे भी करेगा, मेंटेनेंस पे भी करेगा, उसके जो रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाएंगे उस पर भी, और रिकॉर्ड जो रिवैल्यूएशन होगा फिक्स्ड एसेट्स का उस पर भी करेगा। यानी कि इसका आंसर देखिए जो बनेगा वो बनेगा ऑल ऑफ द एबव, ओके। क्योंकि ऑडिटर जो होता है वो सारे के सारे वर्क करेगा रिगार्डिंग द ऑडिटिंग, और ये देखिए सब के सब आपके वर्क होते हैं ऑडिटिंग के, ओके। और देखिए CARO का फुल फॉर्म होता है आपका कंपनी ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर, ओके। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं हम लोग। 55 देखिए आपसे क्या कह रहा है कि द सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स ऑफ अ कंपनी इज अपॉइंटेड बाय, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होता है कंपनी का वह किसके द्वारा अपॉइंट होता है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, शेयर होल्डर द्वारा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु कैन परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, यानी कि एक ऑडिटर का जो कर्तव्य कार्य वो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो ये सब जानते हैं कि जो ICAI, ठीक, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होगा, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, उसी के द्वारा ऑडिटिंग का कार्य किया जाएगा। यानी कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना बहुत ज़रूरी है ऑडिटर बनने के लिए, ओके। 57 पे आते हैं। 57 देखिए कह रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एक्ट इज रिलेटेड विद द कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो कॉरपोरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, ओके। कंपनीज एक्ट 1950, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, पार्टनरशिप एक्ट, या नन ऑफ द अबव। आइए देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं, हरी अप। तो इसका तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है, कॉरपोरेटिव सोसाइटी की एक्ट की बात कर रहा है ये, तो ये ऑब्वियसली देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ओके। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए आपसे क्या कह रहा है, द टाइप of control that provides a means for taking corrective action even after variability of the program is known as, okay। यानी कि देखिए क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि नियंत्रण का वह प्रकार, ओके, नियंत्रण का वह प्रकार जो कार्यक्रम की परिवर्तनशीलता वेरिएबिलिटी के बाद भी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक साधन प्रोवाइड कराता है, उसको क्या कहा जाता है, क्लियर। यानी कि जो आपका कंट्रोल है, ठीक, वह कंट्रोल कार्यक्रम जो हो रहा है उसकी जो वेरिएबिलिटी है, वो वेरिएबिलिटी के बाद अगर आपको कुछ करेक्शन करना है, ठीक, करेक्शन करना है, तो उस करेक्शन करने के लिए जो आपको प्रोग्राम प्रोवाइड कराया जाएगा उसको क्या कहा जाएगा, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। पोस्ट एक्शंस, प्री एक्शन, बोथ ऑफ द एबी, या नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर देखिए क्या हो रहा है, वेरिएबिलिटी के लिए मतलब नियंत्रण के लिए ना वो, तो ये देखिए प्री एक्शन कंट्रोल के लिए वो आएगा। क्यों प्री एक्शन के लिए आएगा, क्योंकि देखिए अगर आप पहले ही अपनी गलतियों को मॉनिटर कर लेंगे तो उसको कंट्रोल करना भी इजी हो जाता है, इसीलिए प्री एक्शन कंट्रोल के तहत आता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आपसे क्या कह रहा है, अ कंपनी ऑडिटर में बी रिमूव्ड बाई, एक कंपनी को ऑडिटर होता है वो किसके द्वारा रिमूव किया जा सकता है, ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स के द्वारा। जैसे देखिए कंपनी के ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट जिस शेयर होल्डर द्वारा होती है तो उनको हटाया भी शेयर होल्डर्स द्वारा ही जाता है। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अपॉइंटेड एज अ कंपनीज ऑडिटर, यानी कि इसमें से कौन सा एक कंपनी ऑडिटर के रूप में अपॉइंट हो सकता है, ठीक। एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं, ऑडिटर की बात हो रही है तो वो सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, और ICAI द्वारा,
ICAI का मेंबर होना चाहिए। बॉडी ऑफ कॉरपोरेट, ये भी गलत। फर्म ऑफ विच ऑल द पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पॉसिबिलिटी है, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे वह फर्म आपका ऑडिटर के रूप में अपॉइंट हो सकता है। तो यही इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए आज हम लोगों ने टोटल 20 क्वेश्चंस अपने कर लिए। टोटल हम लोगों ने देखिए आज अपने 20 क्वेश्चंस किए और डेली का डेली हमारी क्लासेस में चल रहा है इसी तरह। तो पहले देखिए हम लोगों ने टोटल 4 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी और MCQ सॉल्व कर लिए हैं। तो देखिए MCQ का तो आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसका वहाँ आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, और थ्योरी आप लोग यहाँ से आई बटन पे आप लोग जाकर वॉच कर सकते हैं। थ्योरी का लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी जाकर आप लोग वॉच कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब आप लोग के पास समय बचा नहीं है। जो बच्चे यूपी बोर्ड के लिए यूपी बीएड के लिए अपीयर होंगे, जो बच्चे यूपी बीएड के लिए अपीयर होंगे उनकी परीक्षा देखिए 6 जुलाई को प्रस्तावित है। ओके, और जो CUET MCOM की परीक्षा है ना, वो भी देखिए आपके जुलाई में ही 3rd वीक में है। तो इसीलिए आपके पास ज़्यादा समय बचा नहीं है। वीडियो को इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे लाभान्वित हो सके, और पूरी वीडियो आप लोग अच्छे से वॉच किया करिए। ओके, तो एक देखिए और छोटी सी विनती रहेगी आप लोगों से कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करिए और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ही आपका कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन जितना बढ़ेगा आपकी प्रिपरेशन उतनी अच्छे से होगी। ठीक, और ये देखिए जो ऑडिटिंग का पूरा MCQ है ना, आज मैं देखिए आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल स्वास्तिक 0421 पे प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। ठीक, तो चलिए अब मिलते हैं कल की कोई नई क्लासेस में। ओके।